सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा हमारे सामने। हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना 2.0 अभी किस राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा असम सरकार ने। एक्चुअली असम सरकार ने भी दो योजनाएं शुरू की है, दोनों बताता हूं मैं आपको। पहले तो जो हमने प्रश्न में बात की है वो है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना 2.0। ये योजना असम सरकार ने छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने के लिए शुरू की है। उद्देश्य है पैसों की कमी के कारण लड़कियां अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े और 12वीं के बाद कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएशन तक वो पढ़ाई कर सके। तो कितनी आर्थिक सहायता उनको दे रही है सरकार? मतलब हायर एजुकेशन वाली जो 11वीं की छात्राएं हैं उनको तो 1,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे 10 महीने तक। अच्छा, जो भी ये आर्थिक सहायता दी जाएगी ना 10 महीने तक दी जाएगी। जैसे ग्रेजुएशन की छात्राओं को हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे, वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्राओं को 2500 रुपए पर मंथ मिलेंगे, 10 महीने तक मिलेंगे। तो आप देख लो 10 महीने तक मतलब 25,000 रुपए उनको मिल जाएंगे। ठीक है, ये छात्राओं को मिल रही है। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है, हमारे बाबू भैया के लिए भी सोचा गया है। मुख्यमंत्री निजुत बाबू आसोनी योजना ये लेकर के आ रहे हैं। इसमें छात्रों यानी कि लड़कों के लिए ये योजना है मुख्य रूप से, जिसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जो पुरुष छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा जारी रखने में आर्थिक मदद यहाँ पे दी जाएगी, ताकि पैसे की कमी के कारण वो भी कॉलेज की पढ़ाई न छोड़ सके। इस बार उन पर भी ध्यान दिया गया है, भैया तुम भी तो छोड़ सकते हो। तो इस योजना के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले जो भी छात्र होंगे उनको यहाँ पे हर महीने जो आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता उनको कितनी मिल रही है? तो स्नातक के जो छात्र हैं, ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं, पुरुष स्टूडेंट खास तौर पे हम कहेंगे पुरुष स्टूडेंट, उनको हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन इस बार फिर भी आप देखोगे तो छात्राओं से कम ही दिए जा रहे हैं। देख लो वहां पे ऊपर ग्रेजुएशन की छात्राओं को 1250 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पे 1,000 रुपए उनको दिए जा रहे हैं, 2500 रुपए। और ये मतलब सही बात नहीं है, 2,000 रुपए मिल रहे हैं ना। चलो ज्यादा नहीं बोले तो ये भी ले लेंगे। और दोनों योजनाओं का अगर मुख्य रूप से जोड़ करके देखोगे तो एक ही उद्देश्य है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों का ड्रॉप आउट कम करना, मतलब जो छोड़ देते हैं बीच में एजुकेशन, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सहायता देना। असम ने इसको शुरू किया, तो ले चलते हैं आपको असम। ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर हो गई है, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नींबू। लोक नृत्य में बात करें, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया, क्लासिकल डांस सतरिया हो गया। त्योहारों में बात करोगे, बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो उत्सव हो गया, अम्बुबाची का मेला यहाँ लगता है असम के कामाख्या मंदिर में। उसके अलावा असम का 8वां नेशनल पार्क बना था सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क। उससे पहले 7 नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन से हैं? रेहिंग पटकाई हो गया, रायमोना हो गया, काजीरंगा हो गया, नामेरी हो गया, मानस हो गया, डिब्रू शिखुवा हो गया, औरंग हो गया। भारत का पहला तेल का कुआं कहां पर खोजा गया? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल यह है भूपेन हजारिका, जिसे डोला सादिया पुल भी कहते हैं। लंबाई 9.15 किलोमीटर, ये लोहित नदी पर बना हुआ है। अब असम की ही बात है तो कुछ करंट अफेयर्स हम जरूर पढ़ेंगे असम से। देखो, ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 की हमने बात करी थी, जो एक भारतीय को मिला था, डॉक्टर रतानुनाथ, ये असम से बिलोंग करते हैं। ये जो ब्रेक थ्रू प्राइज है इसे ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहते हैं। यहाँ पे अभी सुवारी महोत्सव भी मनाया गया था। लिली दास मलिक के बारे में हमने पढ़ा था, ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी, निधन हो गया। भारत ने पहली बार गांगेज सॉफ्ट सेल टर्टल यानी कि गंगा सॉफ्ट सेल कछुए पर सैटेलाइट टैग लगाया और उसे काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा था। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने असम के गुवाहाटी में भारत की पहली एआई और डिजिटल पावर्ड फिजिटल बैंक ब्रांच को शुरू किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बना असम। मिशन सेनेहजोरी शुरू हुआ यहाँ पे असम के मुगार रेशम क्षेत्र के विकास के लिए इसको शुरू किया गया। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने किस राज्य में फ्लेवर, खुशबू और आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया? तो आंसर होगा असम। अम्बुबाची का मेला हमने देख लिया। और बिना आंखों वाली जमीन के नीचे रहने वाली मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई थी, जिसका नाम है गिचक नकाना। कहां पर खोजी गई थी? असम में ही। असम के गोलपारा जिले के एक गांव में एक कुएं में इसको खोजा गया था। और असम के सोनितपुर जिले के बोरजुली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। और असम ये भारत का पहला राज्य बन गया जहां जापान की माचा चाय का व्यवसायिक उत्पादन शुरू हुआ है। उसके अलावा भी भारतीय सेना ने असम में जो भीषण बाढ़ आई थी उसमें मदद करने के लिए
ऑपरेशन जल राहत भी शुरू किया था। ठीक है, तो इन सब कारण से अभी असम न्यूज में रहा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब ने किया है। तो नीति आयोग ने अभी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 को जारी किया और इसमें पंजाब ने केरल को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। तो पंजाब पहले स्थान पे आ गया स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक पे। इसके कारण क्या है, कैसे आ गया भैया? तो कई कारण है, कोई एक कारण नहीं होता है। जैसे स्कूलों का बड़े स्तर पर विकास किया जा रहा है, मतलब पंजाब सरकार ने करीब 2,638 करोड़ रुपए खर्च करके 19,000 से ज्यादा स्कूलों में सुधार किया, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। लगभग 80% कक्षाओं में स्मार्ट क्लासरूम लगाए गए, स्मार्ट क्लासरूम में बदला गया ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को आधुनिक बनाया जा सके, सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं मिल सके। उसके अलावा अभी कक्षा 1 से 12वीं तक एआई की पढ़ाई यहाँ पर शुरू हुई। ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, हमने पढ़ा था कि पंजाब ये कक्षा 1 से 12वीं तक एआई को मुख्य विषय के रूप में शुरू करने वाला पहला राज्य बना, पढ़ा था ना। उसके अलावा मिशन समर्थ यहाँ पे शुरू हुआ। मिशन समर्थ के जरिए क्या होता है, विद्यार्थियों को बुनियादी पढ़ाई और सीखने की क्षमता को मजबूत करने पर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेसिक जो पढ़ना लिखना हो गया, गणित हो गया, इस पे ध्यान दिया जाता है। खासतौर पे उन विद्यार्थियों पे जो पढ़ाई में कमजोर है, उनको ज्यादा सहायता की जरूरत है। पेस कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जा रहा है जिसके जरिए सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद की जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी मुहिमें, बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, बहुत सारी योजनाएं ये लेकर के आ रहे हैं एजुकेशन के लिए। आम आदमी पार्टी है जो कि खास तौर पे, और का तो पता नहीं, कम से कम लेकिन एजुकेशन में वो बड़ा ध्यान देती है। तो इस तरह से हम जो बात कर रहे हैं नीति आयोग की, जो ये स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026, इसमें अभी पहले स्थान पे आ गया, केरल को पीछे छोड़ दिया इसने। अब नीति आयोग की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी पंजाब की भी बात कर लेंगे। तो पहले देखो, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे इसको लाया गया था। कब? ये बात है 1 जनवरी 2015 की। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष अभी नए बने अशोक लाहिड़ी, और सीईओ अभी नए बने अनुराग जैन। उसके अलावा अगर कुछ और बात करें नीति आयोग से, तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बना था अभी तेलंगाना। नीति आयोग ने अभी जो दूसरा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया था उसमें पहले स्थान पर उड़ीसा रहा। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया? बीके पॉल। फ्रंटियर टैग हब इन्होंने लॉन्च किया। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच नाम से एक रिपोर्ट जारी की। और नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पे रहा था? तो ये है हनहतियाल, मिजोरम का। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया था उन्होंने। वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल लॉन्च किया। और नीति आयोग ने मिजोरम को भारत का जिंजर कैपिटल घोषित किया था। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत तेलंगाना में 2 नई पहले शुरू की गई थी, अटल टिंकरिंग लैब सारथी और मेंटोर इंडिया अकेडमी। उसके अलावा नीति आयोग ने एक नया प्लान बनाया है जिसका नाम है DPI@2047, जिसका लक्ष्य क्या है? 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। रियल टाइम गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए CPO पोर्टल लॉन्च किया इन्होंने। नीति आयोग के शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है पंजाब ने। अब पंजाब की बात करें तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़ हो गई है, मुख्यमंत्री है भगवंत मान, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। देखो कुछ प्रश्न और देख लें। अभी पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था जिसका उद्देश्य है राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाना। मुख्यमंत्री सेहत योजना यहाँ पे शुरू हुई और जिसमें हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा दिया जाता है, इंश्योरेंस दिया जाता है। और मेरी रसोई योजना यहाँ पे शुरू हुई। होला मोहल्ला महोत्सव यहाँ मनाया गया। और मुख्यमंत्री मामा धिया सत्कार योजना यहाँ शुरू हुई जिसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलते हैं। उल्लास प्रोग्राम के तहत देश का दूसरा जो साक्षर यूनियन टेरिटरी बना चंडीगढ़ बना, जबकि पहला लद्दाख है। पंजाब सरकार ने विश्व बैंक से सहयोग से स्कूली शिक्षा में बड़े सुधार लाने के लिए सिखिया क्रांति 2.0 योजना शुरू की। पंजाब के नांगल शहर में उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बनेगा। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया। और 10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन इसका आयोजन हुआ था चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 9 अगस्त को। तो विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, या इसे बोल दो विश्व आदिवासी दिवस,
इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, ये हर साल 9 अगस्त को ये दिवस मनाते हैं। तो ये दिन दुनिया के स्वदेशी लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इसको 1995 में मनाया गया था। थीम क्या है? हॉनरिंग इंडिजिनस मिडवाइव्स, सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेल बींग, आदिवासी दाइयों का सम्मान, जीवन और कल्याण की सुरक्षा। एक बात नोट करना, स्वदेशी लोगों की भाषा को बचाने के लिए 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये दिवस हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आज मैंने दिवस की इसमें शीट ऐड नहीं की है, तो आज एक काम करेंगे आप लोग, अभी तक अगस्त में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि अभी तक कौन कौन से दिवस हमने मनाए। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत में समुद्री प्रशासन के डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए अभी ई समुद्री डिजिटल प्लेटफॉर्म कहां पर लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो सरकार ने अभी 8 अगस्त को मुंबई में इस समुद्र प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्री क्षेत्र से जुड़ी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन, आसान और पारदर्शी बनाना। तो ई समुद्र क्या है? तो आप यूं कह दो कि ये एक डिजिटल खिड़की है। पहले नाविकों को, शिपिंग कंपनियों को बंदरगाहों से जुड़े कामों के लिए अलग अलग कार्यालयों में जाना पड़ता था, लेकिन अब 72 से ज्यादा सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेगी। इसे बनाया किसने है? शिपिंग मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अच्छा, ई नाविक की भी अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ई नाविक को भी शुरू किया गया, मतलब ये 24 घंटे 7 दिन शिकायत निवारण प्रणाली है। मतलब नाविक अपनी समस्या या जो भी उनकी शिकायतें हैं वो किसी भी समय ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं और उसकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। और डीसी क्या है? फुल फॉर्म हो गया इसका डिजिटल सी फेयर्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। ये नाविकों के रोजगार अनुबंध को डिजिटल बनाने की व्यवस्था है। इससे रोजगार से जुड़े दस्तावेजों को संभालना और उनकी जानकारी देखना आसान हो। ठीक है, तो जो जो चीजें अभी शिपिंग मंत्रालय ने लॉन्च की वो सब मैंने आपको बता दी है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में परंपरा योजना को किसने शुरू किया है? तो आंसर होगा आयुष मंत्रालय ने। तो आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अभी परंपरा नाम से एक नई योजना शुरू की है। जिसका मतलब है भारत में पीढ़ियों से चली आ रही देसी इलाज और पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान को ढूंढना, उनको रिकॉर्ड करना और वैज्ञानिक तरीके से जांचना। तो इस योजना में होगा क्या क्या? जो भी पारंपरिक नुस्खे होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आपने देखा होगा गांव और आदिवासी क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले जो घरेलू नुस्खे हो गए, जड़ी बूटियों से इलाज हो गया, और जो भी लोक चिकित्सा है तो उसकी यहाँ पे जानकारी को दस्तावेजीकरण किया जाएगा ताकि उन नुस्खों को सुरक्षित किया जाए, साथ में उनकी वैज्ञानिक जांच कराई जाएगी। तो इन पारंपरिक उपचारों की वैज्ञानिक संस्थानों की मदद से जांच कराई जाएगी कि वे सुरक्षित हैं कि नहीं है, प्रभावी या गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है, वो भी जो भी नुस्खे हैं। फिर उसके बाद आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से उनको जोड़ा जाएगा। मतलब जो भी पारंपरिक जो भी उपचार हैं, नुस्खे हैं, वो वैज्ञानिक परीक्षण में अगर सही पाए जाते हैं तो उन्हें एविडेंस बेस्ड यानी कि प्रमाण आधारित स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये है परंपरा योजना जिसको आयुष मंत्रालय ने लॉन्च। कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, पीएम मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव रखी थी नई दिल्ली के रोहिणी में। जन औषधि सप्ताह हमने मनाया 1 से लेकर 7 मार्च तक, और जन औषधि दिवस 7 मार्च को होता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो कि शुरू हुई थी 2008 में, और भारत का लक्ष्य क्या है 2027 तक, मार्च 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र खोलने का? तो 25,000। और अब से हर साल आयुर्वेद दिवस ये 23 सितंबर को हम मनाएंगे, याद रखना। कब से? 2025 से। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने, किस पौधे से प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन जिसका नाम है मायोग्लोबिन इसको विकसित किया? तो आंसर होगा इसका लेट्यूस और तंबाकू। तो जानते हैं इसके बारे में। इंपीरियल कॉलेज लंदन के अभी वैज्ञानिकों ने पौधों की मदद से मांस में पाए जाने वाले एक खास प्रोटीन जिसको कहते हैं मायोग्लोबिन इसको बनाया है। तो मायोग्लोबिन ये क्या करता है? मायोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है। यही मांस को उसका लाल रंग देने और उसका खास उमामी स्वाद देने में योगदान देता है। अब ये वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने
लेट्यूस यानी कि सलाद पत्ता और तंबाकू के पौधों के जीन में बदलाव किया। उन्होंने गाय और सुअर के मायोग्लोबिन जीन को पौधों की क्लोरोप्लास्ट में डाल दिया और इसके लिए जीन गन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जो ये पौधे हैं मायोग्लोबिन प्रोटीन बनाने में सक्षम हो गए। तो अब इससे फायदा क्या है? तो पौधों को एक तरह की जीवित बायो फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी भविष्य में पौधों से ऐसे प्रोटीन बनाए जा सकते हैं जो पौधे आधारित मांस को असली मांस जैसा रंग और स्वाद देने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अरिहा पंगम्बाम इन्होंने 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में देश के लिए पहली बार गोल्ड जीता। इनका संबंध किस राज्य से है, कहां से बिलोंग करती हैं ये? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। तो कौन सी चैंपियनशिप है? 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026, जो अभी 10वां संस्करण हुआ है इसका, 4 से लेकर 7 अगस्त तक। कहां पर? फिलीपींस। तो यहाँ पे मणिपुर की 22 साल की जिम्नास्ट अरिहा पंगम्बाम ने भारत के लिए गोल्ड जीता। तो ये गोल्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अरिहा पंगम्बाम ने ये एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता। मतलब इस प्रतियोगिता में अभी तक हमने कोई भी गोल्ड नहीं जीता था कभी भी, तो ये हमारा इसमें पहला गोल्ड है। तो इससे पहले आपको बता दूं, अरिहा ने 2022 और 2024 के संस्करणों में ये चौथे स्थान पे रही थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और पहले स्थान पे आ गई, गोल्ड जीता डायरेक्ट। ठीक है, तो ये एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 थी, 10वां एडिशन। कहां पर हुआ? फिलीपींस। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज के द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन कौन सा है? क्या नाम है? तो नाम है इसका एवरेस्ट। तो बंगलुरु की एक स्पेस टेक कंपनी है एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज, और इसी ने एवरेस्ट नाम से एक बड़ा रॉकेट इंजन को लॉन्च किया अभी। ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित 800 किलो न्यूटन फुल फ्लो स्टेज कंबशन इंजन है। तो बात करें इसके बारे में, मतलब थोड़ा सा आप देखो ये है क्या। हमने कहा ये एक एवरेस्ट क्या है? रॉकेट इंजन है जिसका नाम एवरेस्ट रखा इन्होंने। इसका थ्रस्ट 800 किलो न्यूटन है। न्यूटन किसकी वैल्यू, किसकी यूनिट होती है? फोर्स की, बल की। तो ये कितना फोर्स लगाता है? 800 किलो न्यूटन। यह लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है, और ये मुख्य रूप से पुनः प्रायोज्य यानी कि जो रीयूजेबल रॉकेट होते हैं उनके लिए ये इंजन बनाया है। तो फुल फ्लो स्टेज कंबशन इंजन की बात करें, क्या होता है इसका मतलब? एक ऐसा रॉकेट इंजन जिसमें ईंधन और ऑक्सीजन को जलाकर बहुत तेज गैस बनाई जाती है जो रॉकेट को ऊपर धकेलती है। आपको एक पॉइंट बता दूं, पहले तो याद रखना, ये जो कंपनी ने इसको बनाया है उस कंपनी का नाम है एस्ट्रोबेस, जो कि स्थापित हुई थी 2024 में, जिसका मुख्यालय है बंगलुरु में। अगर पूछते हैं कि भारत का पहला निजी यानी कि प्राइवेट रॉकेट इंजन का नाम क्या है, तो आंसर होगा रमन, जिसे स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने डेवलप किया। वहीं जो आज हम बात कर रहे हैं एवरेस्ट, ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन रॉकेट इंजन है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा एबेलार्डो डे ला एस्प्रियला। तो कोलंबिया यहाँ पे भी नए राष्ट्रपति बन गए, एबेलार्डो डेला। इन्होंने किनका स्थान लिया? गुस्तावो पेट्रो का स्थान लिया है। इस तरह से ये कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति बने हैं। पहले मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये रहा कोलंबिया, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है ये, जिसकी कैपिटल होती है बोगोटा, करेंसी है कोलंबियन पेसो, प्रेसिडेंट है अब नए बन गए एबेलार्डो डेला। आप यहाँ से ध्यान रख लो, 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो दो नए सदस्य बने थे उनका नाम है, कौन कौन से देश हैं वो? कोलंबिया है और एक उज्बेकिस्तान है। उसके अलावा भारत को कोलंबिया के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सांता मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन ये भी कोलंबिया में हुआ था, और इसकी मेजबानी कोलंबिया और नीदरलैंड ने मिलकर के की थी। अब यहाँ पे इसी तरह से कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जहाँ हम देखेंगे अभी जिन देशों में 2026 के जिन देशों में अभी नए प्रेसिडेंट, नए प्रधानमंत्री बने थे, उस तरह के प्रश्न हम रिवाइज करें। जैसे गिनी देश के राष्ट्रपति मामाडी डोम्बोया बने, नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटेन बने, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली बने, ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया था मोजताब खामेनेई को, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने,
नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बने। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग बने। वियतनाम के नए राष्ट्रपति तो लाम बने। इराक का नया राष्ट्रपति चुना गया निजार अमेदी को। हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मेगियार बने। बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री अभी रुमेन रादेव बने। और कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति लोरा वर्जीनिया। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी। इराक के प्रधानमंत्री अली फली कादिम बने। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री अहमदो अल अमीनोलो। स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री जाने चेंसा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन। साउथ कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हॉन सियोंग सू। इथोपिया के फिर से प्रधानमंत्री अबी अहमद अली बने। आर्मेनिया के दोबारा प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान। पेरू के राष्ट्रपति केइको फुजीमोरी और यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री सरही कोरेत्स्की बने। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। बाकी पीडीएफ और क्विज वगैरह ये आपको मिल जाएगी अपने क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सेशन एंड करते हैं।